है और थोड़ा सा वॉल्यूम कैप्चर करने के ऊपर मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लेते हैं तो हमें थोड़ा इजी होता है थोड़ा वॉल्यूम को कैप्चर करना। एक सवाल आता है कि क्या जो वॉल्यूम है उसको ऐड करने के लिए क्या हम सिंगल वैल्यू में मतलब जहाँ पे जितनी डार्कनेस है उसको हम एक ही बार में क्या अचीव नहीं कर सकते, तो सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ की लाइन बन जाएगी और वो वर्क बहुत ज़्यादा पैची हो जाएगा, हल्का है ना। तो हम करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो हो नहीं पाएगा क्योंकि हमने समझा नहीं है कि वो क्यों हो रहा है। और Hey, hello friends, welcome back to my YouTube channel. तो how are you all? I hope you all are doing good. तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं चारकोल के ऊपर ही वर्क करने वाली हूँ, बट ये वर्क थोड़ा डिटेल्ड होगा। इसमें बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ के ऊपर मैंने काम की है और थोड़ा सा वॉल्यूम कैप्चर करने के ऊपर मैंने यहाँ पे फोकस किया। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के 3D फॉर्म को बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से किस तरीके से ऐड करना है और कैप्चर करना है और किस तरीके से उसका पूरा प्रॉपर वॉल्यूम को कैप्चर करना है, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर आज मैंने वर्क किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोसेस है हमारा ब्लॉकिंग मेथड, उसके थ्रू ही मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को ब्लॉक कर ले रही हूँ, ठीक है। लुमिस सबसे पहले तो क्या किया मैंने, लुमिस हेड को ध्यान में रखा, उसके एंगल को चेक किया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जो भी है रेफरेंस उसका एंगल थोड़ा 3/4 है और वो थोड़ा सा ऊपर भी देख रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं जो आई लाइन है उससे ईयर लाइन नीचे चली गई है ना, और जो नोज लाइन है उससे भी ईयर का जो बॉटम पॉइंट है उससे थोड़ा नीचे चला गया है वो लाइन, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले किसी भी पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने से पहले उसके एंगल को चेक करते हैं, क्योंकि लुमिस हेड से जब हम उसके एंगल को चेक करते हैं तो ना उसके स्ट्रक्चर को समझने में, उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर स्ट्रक्चर को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। तो एंगल को समझ के मैंने सारी चीज़ों की मार्किंग कर ली, ठीक है। जो भी वैल्यू को मैंने यहाँ पे मार्क किया वो बस मार्किंग कर ली, प्लेसमेंट कर ली कि कहाँ पे, मतलब लाइट और शैडो फैमिली को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को फिर से दोबारा से मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको ब्लेंड कर दिया, क्योंकि वही मैंने बताया कि मैं आज वॉल्यूम के ऊपर वर्क करने वाली हूँ। तो मतलब इनिशियल इस चीज़ तरीके से जब हम इस फर्स्ट लेयर को, क्योंकि चारकोल है तो फर्स्ट लेयर को जब हम पूरा ब्लेंड कर लेते हैं तो हमें थोड़ा इजी होता है थोड़ा वॉल्यूम को कैप्चर करने में, क्योंकि डार्क वाले साइड तो हमें चारकोल अप्लाई करना ही है लेकिन लाइट वाले साइड में भी वो बिल्कुल पेपर के लाइट के बराबर वाइट नहीं होता है, वो थोड़ा सा डार्क होता है। और जो जहाँ पे, क्योंकि हमें हाईलाइट ऐड करना है तो जहाँ पे हाईलाइट होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइट होगा। तो आप पेपर से ज़्यादा वाइट आप नहीं कर सकते है ना, तो आपको लाइटेस्ट पार्ट पे भी थोड़ा सा शेड ऐड करना होगा ताकि हाईलाइट ऐड करने के लिए आपके पास वाइट बचे, पेपर का वाइट बचे, है ना। तो वही सेम प्रोसेस मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि हमें अपने सब्जेक्ट को 2 वैल्यू में सिंप्लीफाई कर लेना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शैडो फैमिली और लाइट फैमिली दोनों को मैं अलग कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और जो डार्क वाला पार्ट है उसको मैंने वहाँ पे जस्ट एक शेड ऐड कर दिया कि हाँ यहाँ पे हमारा शैडो फैमिली है, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प के थ्रू ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी टिश्यू पेपर यूज़ नहीं किया क्योंकि ब्लेंडिंग स्टम्प करने से ये ब्लेंड होता है बट वो शेड उतना लाइट नहीं होता, क्योंकि टिश्यू पेपर से करने पे चारकोल है बहुत लाइट होता है, तुरंत में इजीली ब्लेंड हो जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर यूज़ नहीं किया क्योंकि उससे शेड लाइट हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके मैंने यहाँ पे इसको पूरे शेड को ब्लेंड कर दिया ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड हो, है ना। अब वॉल्यूम ऐड करने का क्या मतलब है, वॉल्यूम क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई बलून है ना, उसमें कोई भी हवा भरा हुआ नहीं है अभी, ठीक है, वो बिल्कुल पचका हुआ है, तो क्या बोलेंगे, उसमें बिल्कुल भी उसका वॉल्यूम बिल्कुल 0 है। लेकिन जब उसमें हम एयर फिल कर देते हैं तो वो एक 3D ऑब्जेक्ट बिल्कुल बन जाता है, मतलब वो गहरा हो जाता है, उसके अंदर डेप्थ क्रिएट हो जाता है ना। मतलब उसके अंदर कुछ हम फिल कर सकते हैं, जैसे उसके अंदर एयर फिल कर दिया हमने तो उसके 3 डायमेंशन हो गए, मतलब हाइट हो गई, लेंथ हो गई और विड्थ भी हो गई, मतलब वो अंदर की तरफ जा रहा है, उसमें कुछ हम भर सकते हैं, कुछ फिल किया हुआ है। वैसे ही हमारा फेस जो होता है वो भी एक फ्लैट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो 3D होता है, उसमें विड्थ होता है, उसमें एक गहराई होती है। उस गहराई को कैप्चर करने के लिए आपको लेयर्स ऐड करने होते हैं। अब एक सवाल आता है कि क्या जो वॉल्यूम है उसको ऐड करने के लिए क्या हम सिंगल वैल्यू में, मतलब जहाँ पे जितनी डार्कनेस है उसको हम एक ही बार में क्या अचीव नहीं कर सकते, क्या हम उसको लेयर्स में ऐड करना ज़रूरी होता है क्या। तो
तो यस, इसके लिए आपको लेयर्स ऐड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्योंकि जो भी हमारा फेस है उसके जो स्किन का जो टेक्सचर है उसमें एक वैल्यू हर जगह नहीं होती है। आपको बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि जब हम डिटेलिंग करते हैं तो उसमें बहुत ही स्किन के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे वेरिएशंस होते हैं। पोर्स तो बहुत ही बात की बात है, वहाँ तक तो हमें जाना भी नहीं है, लेकिन स्किन का जो टेक्सचर होता है वो उसमें एक सॉफ्टनेस होती है, एक वैल्यू में ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, है ना, और छोटे छोटे वैल्यूज़ में ट्रांजिशन हो रही होती है। तो उसको अचीव करने के लिए आपको लेयर्स ऐड करने ही पड़ेंगे। आप सिंगल लेयर्स में आप चाहोगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक मैं जो भी बता रही थी वो अभी तक फंडामेंटल के ऊपर ही वर्क कर रही थी, जैसे कि ड्रॉ किस तरीके, जैसे पोर्ट्रेट को ड्रॉ किस तरीके से करना है। जो हमारा लुमिस मेथड है और ब्लॉकिंग मेथड है उसके थ्रू हमने पोर्ट्रेट को ब्लॉक कर लिया, ठीक है। उसके बाद 2 वैल्यू स्टडी की, ठीक है। उसके बाद वैल्यू में ट्रांजिशन बढ़ाया और 4 वैल्यू स्टडी कर ली, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमारे प्रॉपर जो भी फेस है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर कैप्चर हो गया, एक फॉर्म कैप्चर हो गया, ठीक है, 3D फॉर्म कैप्चर हो गया। अब जो हमारा फेस है उसमें छोटे छोटे ट्रांजिशंस को आपको देखने होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईज़ को मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। आईज़ में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कहाँ पे डार्क है, लाइट है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। फिर उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ, फिर उसको थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ। जहाँ पे हाईलाइट ऐड करना है वहाँ पे हाईलाइट इन द सेंस कि जहाँ पे लाइट को ऐड करना है, जो लाइटर पार्ट है उसको ऐड करना है, वहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड करने के लिए थोड़ा सा और शेड ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको क्लोजली, क्योंकि जो आईज है, जो जहाँ पे डार्क वैल्यू है वहाँ पे भी ट्रांजिशन हो रहा है, डार्क टू लाइट धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए आपको ट्रांजिशन को धीरे धीरे बढ़ाना है, ठीक है। और लेयर्स ऐड करने हैं, लेयर्स के साथ आपको जो भी ट्रांजिशन है उसको बढ़ाना है, ठीक है। जैसे आपने डार्क किया, फिर उसको थोड़ा सा ब्लेंड किया, फिर उसे कम जगह पे थोड़ा डार्क किया, फिर उसको थोड़ा सा और ब्लेंड किया, फिर उसके बाद सेंट्रलाइज एक पर्टिकुलर जगह पे उससे भी कम जगह पे थोड़ा उससे और डार्कनेस ऐड करी, है ना। तो इस तरीके से हमें डार्कनेस ऐड करनी है और ट्रांजिशन को बढ़ाना है, क्योंकि अगर आपने लेयर्स ऐड नहीं करी है और डायरेक्ट डार्क और लाइट इस तरीके से अगर आपने ऐड किया है सिंपल सिंगल लेयर्स में, तो वो क्या होगा ना कि वो सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ की लाइन बन जाएगी और वो वर्क बहुत ज़्यादा पैची हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम तो कभी ऐड हो ही नहीं पाएगा। तो इसी पैची वर्क को हमें नहीं करना है, हमें स्मूथ ट्रांजिशन को ध्यान में रखते हुए हमें वर्क करना है, क्योंकि चीज़ों को पहले समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चीज़ों को अगर हम समझेंगे नहीं कि वो होता क्यों है और उस चीज़ के पीछे का रीज़न क्या है, तब तक हम उस चीज़ को अचीव भी नहीं कर सकते और हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि हमें कैसे करना है। बस देख देख के कॉपी करेंगे तो कहीं पे सही हो जाएगा, कहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कर रहे हैं लेकिन तो भी वो इफ़ेक्ट नहीं आ पा रहा है। जैसे यहाँ पे फोरहेड के पास में व्रिंकल है थोड़ा सा हल्का, है ना, तो हम करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमने समझा नहीं है कि वो क्यों हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है ना। तो उस चीज़ को समझना और अपने ब्रेन में लेना उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई भी काम करने से पहले।
इस वर्क में मैंने चारकोल पेंसिल का भी यूज़ किया है। जो चारकोल पेंसिल आती है उसके मीडियम शेड को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्मिनेटर लाइन जो होता है, जो हमारे लाइट फैमिली और शैडो फैमिली को अलग करता है, उसी के जस्ट बाद हमारा जो शैडो फैमिली का पार्ट है उसमें कोर शैडो होता है टर्मिनेटर लाइन के बाद, और उसके बाद उसमें रिफ्लेक्टेड हाइलाइट्स ऐड हो जाती हैं, है ना। तो जो पूरा शैडो फैमिली होता है उसमें जो कोर शैडो का पार्ट होता है वो सबसे डार्क होता है ना। तो उसी को मैंने यहाँ पे डार्क करने के लिए जो पेंसिल है उसका यूज़ किया है, क्योंकि जो डार्क था वो हो नहीं रहा था उस विलो चारकोल की वजह से, तो मैंने यहाँ पे पेंसिल का यूज़ किया। तो उस जो कोर शैडो है उसकी डार्कनेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि जहाँ पे कोर शैडो जितना डार्क है, अगर आपने उतना डार्क वहाँ पे फेस पे अगर नहीं किया तो वो वॉल्यूम कैप्चर नहीं होगा, और जो मिडिल टोन है वो और रिफ्लेक्टेड हाईलाइट ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मार्क किया है वाइट मार्कर से, ठीक है। तो वो हो गया हमारा कोर शैडो का पार्ट, ठीक है। और इसके बाद जो कोर शैडो के बाद का जो पोर्शन आ रहा है वो है हमारा रिफ्लेक्टेड हाईलाइट, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड हाईलाइट है वो हमेशा कोर शैडो से कम डार्क होगा, है ना, क्योंकि रिफ्लेक्टेड हाईलाइट है वो अगल बगल के जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसकी वजह से जो लाइट हमारे फेस पे आ रही है वो हो जाता है हमारा रिफ्लेक्टेड हाईलाइट, ठीक है। तो वो कभी भी हमारे कोर शैडो के बराबर नहीं होता है, या फिर वो मिडिल टोन के बराबर भी नहीं होता है। इस रेफरेंस में हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन आप जब आईज को स्क्विंट करके देखेंगे तो आपको हल्का सा बहुत ज़्यादा माइन्यूट वेरिएशन आपको दिखेगा। यहाँ पे जो कोर शैडो है वो थोड़ा सा डार्क है जो उसके अगल बगल के जो पोर्शन है उससे, ठीक है। मतलब शैडो फैमिली का जो उसके जो बाद का जो पोर्शन है उससे थोड़ा सा वो डार्क है ना, ठीक है। तो इसीलिए हमें कोर शैडो ऐड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कोर शैडो होता है वही जो हमारे फेस का जो फ्रंट प्लेन है और साइड प्लेन है दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है ना। तो उस डिफरेंस को जब तक हम ऐड नहीं करेंगे तब तक वॉल्यूम कैप्चर नहीं होगा, उसके स्ट्रक्चर प्रॉपर स्ट्रक्चर को प्रॉपर फॉर्म को कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा वो हेल्प करता है ना। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वर्क अच्छा लगा हो मेरा, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वर्क कैसा लगा, है ना। और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करना, ताकि ये और लोगों तक भी पहुँच पाए। और जो भी मैंने छोटी छोटी जो टिप्स शेयर करी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी नेचुरल फॉर्म की स्टडी करने के लिए, जो छोटे छोटे जो शेड्स होते हैं उन सारी चीज़ों की स्टडी आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट में लेकर कर सकते हो, है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वर्क अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।